हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैज सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। तो बेटा, जैसे कि क्लास 12 केमिस्ट्री का अपना चैप्टर चल रहा है विलियन, और आज इसका है लेक्चर नंबर 4। बेटा, 3 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको लिंक दिया जाएगा, उन लेक्चर्स को जाके जरूर देखें। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप क्लास 12 से पढ़ाई कर रहे हो, केमिस्ट्री में आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरीके की समस्या है ना, तो आप केमिस्ट्री में जीरो हो तो यहां पर आ जाओ, मैं आपको हीरो बना के भेजने वाला हूं। एक एक टॉपिक सीधा दिमाग में घुसा देने वाला हूं। तो बेटा, आज अपना टॉपिक कौन सा है? आज हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं। मोललता, मोललता तथा मोलरता में संबंध और मोललता तथा घनत्व में संबंध, और इन तीनों पर ही हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक, यानी कि हो गए तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। इन तीनों टॉपिक पे ही हम क्या पढ़ेंगे? इनके आंकिक प्रश्न के बारे में भी पढ़ेंगे। अब भाई बात आती है कि सॉरी, मोललता तथा घनत्व में संबंध। एक सेकंड, मोललता और मोलरता में संबंध के साथ हम एक चीज और पढ़ेंगे, अंतर भी पढ़ेंगे। मोललता और मोलरता में अंतर भी पढ़ेंगे हम, और संबंध भी पढ़ेंगे, और मोललता तथा घनत्व में संबंध भी पढ़ेंगे। जो मोललता और घनत्व में संबंध होता है ना, ये मोललता और मोलरता में संबंध होता है। ये सब चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया तरीके से। तो बेटा, बस कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। चैनल पर पहली बार आए हो तो इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को बिना स्किप करे बस लास्ट तक देख लेना, सिखाने का काम मेरा है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक सीखते हैं, मोललता। और पिछले वीडियो बेटा जरूर देख लेना, जिन्होंने पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं, तो तभी समझ में आएगा आपको कि चल क्या रहा है यहां पर, हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोललता की। मोललता होती क्या है? देखो, मोललता को स्मॉल m से लिखा जाता है, स्मॉल m से लिखा जाता है। ठीक है, इन इंग्लिश इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। अब ये होती क्या है मोललता? देखो, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा होती क्या है। तो सिंपल सा आपको यह याद रखना है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। तो सीन क्या बनता है यहां पर? यही इसकी डेफिनेशन है, आसान, बिल्कुल सिंपल से शब्दों की, कोई टफ नहीं है, कोई रट्टा मार वाली कहानी नहीं है। इन चीजों को सीख के जाना है। क्या बोला है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपका समय लेना चाहूंगा, पहले इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं है क्या। तो थोड़ा सा यहां पर जरा इसको रफली में समझते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? मोललता की। मोललता है क्या? एक प्रकार की सांद्रता, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सांद्रता के प्रकार, और सांद्रता के कई प्रकार में पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने मोल पढ़ाया, मोलरता पढ़ाया, और भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशत, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता शक्ति, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। वो भी सब क्या थी? सांद्रता के प्रकार थे। सांद्रता क्या होती है? किसी पदार्थ का गाढ़ापन निकालना। ठीक है, सांद्रता का मेन डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है कि किसी पदार्थ में विलय की उपस्थित मात्रा को, या किसी पदार्थ में विलय, मतलब किसी विलयन में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वही उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। ये बात होती है। तो इट मींस हम मोललता पढ़ रहे हैं। हमने क्या करा? हमने एक बर्तन लिया, और एक हमारे पास ही बोतल में हमारे पास भरा हुआ है कोई विलायक। क्या भरा है बेटा? विलायक। और विलायक की मात्रा हमने कितनी ले ली? 1 किलोग्राम। फोकस करना बातों पर। विलायक की मात्रा हमने कितनी ले ली? 1 किलोग्राम। और एक हमारे पास कोई छोटी सी कटोरी में भरा हुआ है क्या? विलय। विलय। अब भाई, विलय के मोल जो है ना, वो सपोज कर लो कि विलय के मोल जो है यहां पर
तो 1 मोल है, 1 मोल है ऐसा हमने मान लिया। मोल कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता। शर्त क्या है? विलायक की मात्रा कैसी होनी चाहिए? किलोग्राम में। अब हमने क्या करा, इस विलायक को लिया और इस बर्तन में लौट दिया, लौट दिया। फिर हमने क्या करा, इस विलय को भी लिया और इसी बर्तन में लौट दिया। अब भाई विलय ने क्या करा, इसमें जाके विलय मिल गया। अब ये विलय और विलायक मिल गए, और जब भी विलय और विलायक मिलता है तो बेटा क्या बनता है? विलयन। क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक। ये मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताता चला आया हूं, यही भाई इस चैप्टर की कहानी है। विलयन बराबर क्या है? विलय प्लस विलायक। अब जब मैंने इसमें पहले क्या लौटा? विलायक, विलायक में क्या लौटा? विलय। अब विलायक और विलय को लौटने पर दोनों मिले, तो इसमें कुछ विलय की मात्रा आई, और विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है बेटा? सांद्रता। तो इट मींस यहां पर कहानी क्या बनी, जो विलय इसमें मिलाने पर जो इसमें आया गाढ़ापन, गाढ़ापन या फिर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा क्या आई इसमें? विलय की मात्रा, जितनी भी मात्रा घोली गई है तो वो मात्रा ही क्या कहलाती है बेटा? मोललता कहलाती है। भाई 1 किलोग्राम विलायक में विलय की मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या हमने विलय की है क्या? वो मात्रा है, तो वो ही क्या कहलाती है? मोललता, या फिर उसको कह सकते हैं क्या? सांद्रता। देखो सांद्रता को नापने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि हमने जब पिछले टॉपिक पढ़ा था, इसका पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी मोलरता। तो मोलरता में क्या था? मोलरता में 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या, तो वहां पे जो विलायक था ना वो 1 किलोग्राम नहीं था, वहां पे विलयन का आयतन 1 लीटर था। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। वो एक अलग यूनिट था सांद्रता नापने का। और मोललता क्या है? मोललता सांद्रता नापने का अलग यूनिट है, जिसका रूल या जिसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हमारा बनता है इसका फॉर्मूला। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या बोला है? मोललता बराबर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, याद रखना जिसमें उपस्थित होता है उसको रखते हैं नीचे। इट मींस विलायक कहां जाएगा? नीचे। और जिसकी मात्रा कम होती है यानी कि विलय के मोल वो कहां रहेंगे? ये आपका क्या बन गया? ये हमारा बन जाता है मोललता का फॉर्मूला। अब बात आती है कि क्या हम यहां से मोललता के फॉर्मूले का मात्रक नहीं बता सकते हैं? तो हम इसका मात्रक यहीं के ही बता देते हैं। क्या है ऊपर? मोल बटे में क्या है? किलोग्राम। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मोल बटे में किलोग्राम। मोल बटे में किलोग्राम हो गया इसका मात्रक। अब बात आती है क्योंकि या चूंकि मैंने कई बार बताया कि मोल, और जानते होंगे सभी अच्छे से, मोल बराबर क्या होते हैं बेटा? ग्राम बटे में अणु भार। अब मोल बराबर है ग्राम बटे में अणु भार। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आइए, इसलिए क्या मैं मोललता को स्मॉल एम से लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं मोललता को स्मॉल एम से लिख सकता हूं, विलय के मोल, भाई मोल की जगह मैं क्या लगा सकता हूं? ग्राम बटे में अणुभार। लेकिन एक चीज नोटिस करना, जो मोल है वो है किसके? विलय के। इसका मतलब ये जो डाटा लगेगा वो भी किसका लगेगा? विलय का। इट मींस मोल की जगह हम क्या कर देंगे? विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणुभार। तो हम क्या लिखेंगे? विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणुभार इंटू में विलायक कैसा बेटा? किलोग्राम में। यह बना आपका सेकंड सूत्र, जो कि मोललता का, जिसके ऊपर सवाल वगैरह बहुत आते हैं, इस पे भी आते हैं और इस पे भी आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज और, अगर आप चाहें तो इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मोललता बराबर विलय का ग्राम में भार, वेट है तो इसे W से लिख दीजिए, अपॉन में विलय का अणुभार, अणुभार है तो इसे M से लिख दीजिए, मास कैपिटल M लगा लीजिएगा, और विलायक किलोग्राम में,
तो विलायक का भार जो है वो कैपिटल डब्ल्यू दीजिए और ब्रैकेट में क्या लगा दीजिए, किलोग्राम में। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं तो भाई इसी का इस्तेमाल करूंगा, इसमें क्या होता है ना, गलती नहीं होती कभी भी करते पे। ठीक है, अब पहले मैं साइड में हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो अभी तो मैंने सिर्फ आपको मोललता सिखाई है, अब बस आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपका यह है जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करें। ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोला है? बोला है एक 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे ना, सवाल सॉल्व करने के लिए एक साइड का पोर्शन अलग कर लीजिए। इस पोर्शन में हम उस चीज को लिखेंगे जिससे हमें इस सवाल को आसान बनाना है। सबसे पहले चीज याद रखना, विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। विलय जो होता है हमेशा कम मात्रा और विलायक जो होता है हमेशा ज्यादा या अधिक मात्रा में होता है। अब इसमें देखो दो चीजें बोली, 9 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल। देखो जल का तो याद रखना हमेशा ही क्या होता है, ये हमेशा ही विलायक होता है, क्योंकि सबसे अच्छा विलायक अगर देखा जाए तो जल ही है, हमेशा ही क्या होता है, विलायक होता है। तो अगर ये विलायक है तो जाहिर सी बात है ये तो विलय हो गया, तो विलय की मात्रा कम वाली है, इससे भी याद रख सकते हो। 9 ग्राम दिया है विलय और विलायक दिया है 100 ग्राम। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो हमारा डाटा हो गया। अब बोला क्या है, कुछ चीजों की हमें और जरूरत पड़ेगी, जैसे कि भाई ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसके फॉर्मूले के साथ साथ हमें कुछ क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि बेसिक केमिस्ट्री सीखो बेसिक केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको किसी ऐप पर या कहीं पर नहीं जाना है, आपको सिंपल सा क्या करना है भाई, हिंदी मीडियम हब यूट्यूब पर सर्च कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। अब वहां पे आपको ऊपर से दूसरे या तीसरे नंबर पर बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसको देखिए और केमिस्ट्री को वहां से मजबूत बनाइए। और अगर आपको उसके बावजूद वहां पे नहीं मिलती है तो भाई मैं आपको वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दूंगा बेसिक केमिस्ट्री का, लिंकों में आपको मिल जाएगा, वहां से सीखिए इन चीजों को। परमाणु भार याद करने की ट्रिक भी सिखाई गई है, सब कुछ बहुत ही आसान कर दिया गया है। अब परमाणु भार, इसमें कार्बन परमाणु है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, O का 16 होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम लिख देंगे 9 ग्राम ग्लूकोज है विलय, तो हम लिख देंगे विलय का ग्राम में भार। देखो न्यूमेरिकल जब करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल करते पे एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे पहले वो डाटा लिख लो जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आप डाटा को लिखना सीख गए हो और डाटा लिखना आपको आता है कैसे लिखना है, तो न्यूमेरिकल्स आप चुटकियों में कर दोगे खत्म। अब विलय का ग्राम में भार, भाई विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है, 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम दे रखा है। इसके बाद में क्या बोला है, विलायक का भार। अब जो विलायक का भार है वो कैसे दे रखा है, 100 ग्राम। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है मोललता की? मोललता की डेफिनेशन तो भैया हमसे ये कहती है कि बच्चों, क्या कहती है मोललता की डेफिनेशन? मोललता की डेफिनेशन कहती है, अरे भैया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो भैया अगर वो क्या बोल रही है स्टार्टिंग में कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, तो भाई अगर वो 1 किलोग्राम है, लेकिन चचा हम तो क्वेश्चन करने जा रहे थे, अगर हम इसको 100 ग्राम लगा देते तो हमारा क्वेश्चन तो गलत हो जाता, उसका आंसर कभी सही आता ही नहीं। तो हमेशा ध्यान देना है, जो भी विलायक का भार देगा उसको अगर वो ग्राम में देता है या किसी और यूनिट में देता है तो हमें उससे पहले किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। और ग्राम को बेटा किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में। तो भैया इस
100 को हम हल्के से क्या करेंगे, 1000 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पॉइंट पीछे किसका आया तो 0.1 किलोग्राम। अब हमारा क्वेश्चन राइट आएगा। अगर हम ये नहीं करते तो कभी भी बच्चों तुम्हारा आंसर नहीं आता और बच्चे बोलते रह जाते, अरे सर करके तो मैं सब आया था परीक्षा में लेकिन मेरा आंसर तो आया ही नहीं। अरे तो लला, तुमने सही टॉपिक पे, सही जगह पे, सही लॉजिक और सही चीज को लगाया ही नहीं। सॉल्व करके आना एक अलग चीज है और उस चीज को बेहतर तरीके से लिख के समझ के करके आना एक अलग चीज होती है। तो साइंस जो है ना बेटा, समझने का खेल है, ऐसे नहीं आती आसानी से हाथ में। ठीक है, अब इतना करने के बाद बेटा आगे चलते हैं। क्या बोल दिया, विलायक का भार आ गया हमारे पास, विलय का ग्राम में भार आ गया। अगर मैं सूत्र की बात करूं तो सूत्र अगर वो डाटा ग्राम में दे दे तो सूत्र क्या लगता है हमारा, सूत्र लगता है मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या, क्या लगता है, संख्या बटे में विलय का क्या लगाते हैं बेटा, अणु भार, इंटू में क्या लगाते हैं साथ में, विलायक, और विलायक कैसा लगाते हैं भैया, किलोग्राम में। ये तो था फॉर्मूला जो अभी पीछे आपको सिखाया। अब भाई इसमें एक चीज देखो भाई, विलय के सॉरी मोलों की संख्या नहीं, विलय का ग्राम में भार आएगा। अगर मोलों की संख्या वाला देता तो लगाते, विलय का ग्राम में भार, क्योंकि उसने हमें वेट कैसे दे रखा है बेटा, ग्राम में दे रखा है। अगर मोलों में देता तो और आसान हो जाता। अब क्या करेंगे, ग्राम में भार, तो ग्राम में भार दे रखा है, विलायक का ग्राम में सॉरी विलायक का किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर ही लिया है। बचा क्या, विलय का अणु भार। अब भैया अभी मैंने आपको बताया विलय कौन सा होता है, कम वाला, इट मींस ग्लूकोज क्या है, विलय है, इसका निकालना है हमें अणु भार। तो हम लिखेंगे C6H12O6 का क्या निकाल लो बेटा, अणु भार, अणु भार। अब एक कार्बन का 12, यहां पे कार्बन कितने हैं, तो एक कार्बन का 12 है, अभी मैंने यहां पे बताया। और कार्बन है कितने, 6, तो हल्के से इसमें 6 से गुणा, प्लस का निशान लगाया। एक H का 1 है, लेकिन H है कितने यहां पर 12, तो 12 से गुणा करवा दी, प्लस का निशान। एक O का 16 है, और 16 के बाद O है कितने 6, 6 से इसकी क्या करवा दी, गुणा करवा दी। इतना करने के बाद 12 छंग 72, 12 ही कम 12 और 16 छंग 96, भैया जोड़ दियो इको तो 180 आ गया ग्लूकोज का अणु भार। अब क्वेश्चन बस कुछ नहीं कहता है, अब हमने क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी है। क्वेश्चन हमने बिल्कुल, क्वेश्चन को हमने उतार के बिल्कुल नंगा कर दिया है, और बस ये कहता है कि भैया पानी डाल के हमें नहला और दो, हम भी साफ हो जाएंगे और अच्छे से आपके काम आ सकेंगे। तो भैया इसको जरा पानी डाल के नहलाए देते हैं। तो m बराबर विलय का ग्राम में भार, अब ग्राम में भार कितना है 9, विलय का अणु भार कितना है बेटा 180, इंटू विलायक का किलोग्राम में भार कितना है बेटा 0.1, पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, तो बचा 1/2, यानी कि अगर भाग करें तो 0.5। मात्रक क्या होता है बेटा, मोल बटे में किलोग्राम। बोलो बोलो कौन बच्चा अब ये वीडियो देखने के बाद ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं मोललता के प्रश्नों को नहीं कर सकता। है अभी भी कोई बच्चा ऐसा जो बोल सके कि मोललता के प्रश्न टफ होते हैं? जब तक बेटा ये फैज सर तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, ऐसे ही टॉपिकों को आसान बनाते रहेंगे और तुम्हें सिखाते रहेंगे। तो जल्दी से पहले बेटा मैं साइड में होता हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। और एक चीज याद रखना, अगर घर पर नोट्स बना रहे हो तो इस क्वेश्चन को बोर्ड से सॉल्व मत करना, देख लो लेकिन बोर्ड से देख के बाद में सॉल्व मत करना। इस क्वेश्चन जैसे अपने आप लाखों क्वेश्चन तो उड़ा के रख दोगे। बस मैं अभी साइड में होता हूं, आप पहले स्क्रीनशॉट मारो इसका। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 20%। परसेंट का मतलब होता है भार अनुसार K2CO3, यानी कि इसका नाम होता है पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन की मोललता ज्ञात करें। देखो बेटा, अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने मोललता का करा वो तो था आसान,
वो तो था आसान। लेकिन बेटा एक क्वेश्चन ये ऐसा आ गया जिसमें उन्होंने क्या बोला, ना तो हमें इसमें मोलों की संख्या दिख रही है, ना तो हमें इसमें ग्राम में भार दिख रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो बस कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को रीड करते। क्वेश्चन क्या कहता है, 20% भार अनुसार K2CO3 यानी कि उसका नाम है पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन की मोललता ज्ञात करें। अब भैया मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपसे बोला था कि विलयन जो होता है, विलयन जो होता है वो आपका क्या होता है, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक। अब यहां पर तो चचा ना तो दिख रहा है विलय ना ही दिख रहा है विलायक, तो इसको कैसे करें? कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे उड़ाएंगे। भाई अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिंपल सा, ज्यादा अभी लोड मत दीजिए दिमाग पे, एक नंबर दिख रहा है 20%, उन्होंने बोला है K2CO3 के विलयन, यानी कि जो विलयन है वो कितना है, 20% दिया है। विलयन कितना दिया है, 20%, सॉरी 20% भार अनुसार K2CO3। इट मींस भाई K2CO3 के विलयन, यानी कि जो K2CO3 है वो तो है विलय, और साथ में मौजूद कौन है, जल। जहां पर भी आपको एक चीज दिख रही हो और विलयन का जिक्र करा जाए तो आपको याद रखना है विलायक कौन लेना है, जल। अब इतना करने के बाद में उन्होंने बोला है कि भाई अगर मैं आपसे बात करूं, विलयन तो होता है कितना, 100% होता है, 100%। तो अगर विलयन 100% है और उन्होंने बोल दिया क्या कि K2CO3 कितना है, 20%, मतलब जो भार है टोटल विलयन का उसमें 20% भार जो है वो किसका है, K2CO3 का। और विलयन का टोटल भार कितना है, 100%। इट मींस अगर आपसे कहा जाए कि भैया जल का भार बता दो यानी कि विलायक का, तो इसका तो अगर 100 है, इसका 20 है, तो इसका कितना होगा बेटा, 80। 80 और 100 मिलके ही तो 100 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। इट मींस विलायक कितना है बेटा, 80%। तो यहां पे बात क्या चलती है, अगर हम माने कि हमने बोला कि 100 ग्राम क्या है, विलयन, तो उसमें 20 ग्राम कौन मौजूद है, विलय, और 80 ग्राम कौन मौजूद है, विलायक। बोलो समझ में आई इतनी बात? क्या कहना चाह रहे हैं ये कि 80 ग्राम 100 ग्राम का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम विलय मौजूद है, इसका मतलब 80 ग्राम कौन है, विलायक। समझ में आई इतनी बात? तो अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे करके लिखेंगे कि भाई विलय का भार, विलय का भार, और विलय का भार है कितना, 20%। इट मींस 20 ग्राम, ऐसा बोला है इन्होंने, ठीक है। और विलयन का कितना होता है, विलयन का भार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कितना, 100%। इट मींस 100 ग्राम। तो अगर मैं इससे निकालना चाहूं तो मैं जानता हूं कि विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक। मैंने ये लगाया, अब मुझे विलायक का निकालना है। विलयन की जगह मैंने लगाया 100 ग्राम, विलय की जगह लगाया मैंने 20 ग्राम, और विलायक को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर जब विलायक को मैं इधर लेकर आऊंगा तो 100 के साथ जब 100 को 20 को उधर फेंकेंगे माइनस में हो जाएगा, तो विलायक कितना बचा, 80, और कैसा, ग्राम। अब ये 80 ग्राम में है ना, लेकिन मोललता क्या कहती है, मोललता कहती है कि विलायक जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो भैया घबरा क्यों रहे हो, इस 80 को मारो 1000 से डिवाइड, और दो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 पॉइंट खिसका दो तो 0.08 किलोग्राम। ये कौन आया, ये आया विलायक का ग्राम में भार, जो कि क्वेश्चन में हिडन था, हमें दिख नहीं रहा था। इतना काम करने के बाद में, इतना काम करने के बाद में अब हम पहले, सबसे पहले एक सूत्र दे रखा है क्वेश्चन में, K2CO3। भाई नाम भी दे रखा है, इसमें मौजूद कौन कौन है, पोटेशियम, कार्बन, ऑक्सीजन। फिर बात वही आती है, इनका क्या पता होना चाहिए आपको, परमाणु भार। भाई K का परमाणु भार होता है 39, C का 12, O का 16। अब देखो इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, K2CO3 का अणु भार, क्योंकि बिना इसके बेटा कोई काम नहीं चल रहा है बिना अणु भार के। अब इसका जब अणु भार निकालेंगे तो K का कितना है, 39, तो 39 लगाया, लेकिन K है कितनी बार, 2 बार, तो 2 से गुणा, प्लस का निशान, C का 12, C एक ही बार है, प्लस का निशान, O का 16, लेकिन O है कितने, 3।
तो 39 दूनी 78, 12 का 12, 16 तिया 48, 78 में आप 12 जोड़िए, 90, 100 और 138। ठीक है, ये आपका क्या निकला? K2CO3 का अणुभार। अब जो ये 138 अणुभार आया, अब भैया सूत्र लगाए दो, सूत्र लगाए दो। सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर विलय का ग्राम में भार बटे में, शॉर्टकट में लगा ले रहे हैं अणुभार, लेकिन होता किसका है? विलय का। और फिर विलायक, लेकिन विलायक कैसा होता है बेटा? किलोग्राम में। देखो इसी के आगे सॉल्व करते हैं। विलय का ग्राम में भार, ग्राम में भार विलय कितना है? 20 ग्राम, बटे में अणुभार कितना निकाला? 138, और विलायक का किलोग्राम में 0.08। भाई देखो पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिए, पहले वाला जीरो खत्म हो गया। अब आप क्या करिए, 2 से इसे काट लीजिए, ये चाहे तो आप 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। इतना करने के बाद में ऊपर 3 जीरो है ना, तो ऊपर हो गया 5, 1, 2, 3, 5000। नीचे कितना हो गया? 138 दूनी 8 दूनी 16, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 एकम 2, इतना आया। अब इसकी क्या कर लेते हैं बेटा? भाग कर लेते हैं। 276 की 5000 से भाग कर लेते हैं। तो देखो बेटा 276 डिवाइड करने के लिए 5000, ये देखो 276 एकम 276, 10 में 6 गए, 4 बचा, 9 में से 7 गए, 2 बचा, इधर 4 में से 2 गए, 2 बचा। अगली संख्या 0 तारी। अच्छा एक चीज कर लेना, जब मैंने यहां इसे 4 से काटा ना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इसके पास केवल 2 जीरो बचे, तो ये रहेगा 500। ठीक है ना? अब ये एक बार में काटा है, हमने लगाया पॉइंट संख्या पे 0 बढ़ाया, ये हो गया 2240। तो आपका ये जाएगा 8 बार में। आप यहां साइड में करके देख लो, 8 छंग 48, 8 4, 8 7 56 और 4 60, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22। देखो इससे छोटा है, 10 में से 8 गए, 2 बचा, यहां बचा 3, बाकी 0 0 आएगा, पॉइंट लगाए, 1 बढ़ाया, फिर कितनी बार में गया? 1 बार में। तो आंसर हमारा कितना आया? 1.81 मोल बटे में किलोग्राम। ये बेटा आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। बोलो मजा आया? ये मैंने आपको मोललता का 1% वाला भी सिखा दिया और एक नॉर्मल वाला भी सिखा दिया। मोललता को आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन सिखा दिए। अब बात आती है कि मोललता हमने सीख ली, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है, एक सवाल बनता है कि मोललता और मोलरता में संबंध, एक संबंध आता है मोलरता और मोललता में संबंध। तो एक संबंध ही पढ़ते हैं, वही संबंध होता है मोललता तथा घनत्व में संबंध, उसको वो भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि उसमें घनत्व भी मौजूद होता है। ठीक है ना? तो उस सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले साइड में बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्या है अगला टॉपिक? मोललता तथा मोलरता में संबंध, या तो आप इसको ये बोल लीजिए मोललता तथा मोलरता में संबंध, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं मोललता तथा घनत्व में संबंध, ये भी बोल सकते हैं आप इसको। या आप इसी चीज को ये भी बोल सकते हैं कि मोललता कौमा मोलरता तथा घनत्व में संबंध, ये भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है? और इससे भी दिल नहीं भरता तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि मोललता निकालने के लिए विशेष सूत्र, विशेष सूत्र। देखो बेटा मैंने आपके सामने कितनी बातें लिख दी? मैंने आपके सामने 4 बातें लिख दी। मैंने बोला मोललता तथा मोलरता में संबंध, या मोललता तथा घनत्व में संबंध, या बोल दिया मैंने मोललता मोलरता तथा घनत्व में संबंध, और या बोल दिया मोललता निकालने के लिए विशेष सूत्र। भाई जो मन करे आप उस नाम से इसको बुला लीजिए, सूत्र केवल एक, नाम उसके अनेक। अब इस सूत्र को खत्म कैसे करना है ये देखिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
मोललता बराबर 1000 गुणा में कैपिटल एम बटे में 1000 इंटू में घनत्व माइनस में m इंटू में अणु भार, m इंटू में अणु भार। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, m बराबर 1000, मोललता को m लिख दीजिए बटे में 1000, घनत्व को लिख दीजिए d डेंसिटी, माइनस में m इंटू में अणुभार को अणुभार रहने दीजिए, क्योंकि उससे अगर स्मॉल m मानेंगे तो स्मॉल m से हम ऑलरेडी मोललता को मान चुके हैं। आप इस ना ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात देखिए बस इसमें। और इसमें चेंजेस क्या कराया मैंने, चेंजेस ये हो गया, घनत्व की जगह d लगा दिया। ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, m बराबर 1000 इंटू में m बटे में 1000 इंटू में घनत्व माइनस में m इंटू में अणुभार। जहां पे जो ये m है ना, ये हो गई आपकी मोलरता। अब देखो इसमें मोलरता आई, इसमें घनत्व आया, इसमें मोललता आई, तो ये इन तीनों में ही मोललता तथा मोलरता में संबंध, मोललता तथा घनत्व में संबंध, मोललता तथा मोलरता तथा घनत्व में संबंध, तीनों ही नाम से आप इसको बुला सकते हैं। अब बात आती है इसके ऊपर सवाल कैसे करना है। देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर का भी मारते हैं, फिर आपको एक टॉपिक और सिखाएंगे, मोललता और मोललता में अंतर करना, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन बेटा अगर चीजें डिटेल में सीखनी है ना, तो अगर 8-10 मिनट वाली क्लास से पढ़ने वाले हो या रट्टा मार वाले हो, तो बेटा हमारे चैनल पे मत आओ भैया। हमारे चैनल पे हम सीधा बोल रहे हैं, अगर आप रट्टा मार वाले हो तो हमारे चैनल पे मत आओ। अगर सीखने और समझने वाले हो तो बेटा मैं समय लगा के ही सिखाऊंगा। केमिस्ट्री कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आए जब मन करा उठ के आ गए और थोड़ी सी वीडियो देखी 2-4 मिनट की और सोचा केमिस्ट्री आ जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं आती केमिस्ट्री। केमिस्ट्री समय भी मांगती है, केमिस्ट्री मेहनत भी मांगती है, क्योंकि विज्ञान जो है ना, विज्ञान कल्पनाओं का खेल है, गणनाओं का खेल है, और विज्ञान में कल्पना कर कर ही हम चीजों को सीख सकते हैं। और कल्पना करने के लिए हमें बेटा ध्यान भी केंद्रित करना होगा और समय भी देना होगा। चलो बेटा मैं लिखता हूं इसका पहला क्वेश्चन आपके लिए। देख लो बेटा, ये है आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन को जरा थोड़ा ना ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन में बोला क्या है, नहीं तो गलती करते जाओगे, क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या बोला है कि H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करें। देखो खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, और जो डरते हैं अभी भाग जाओ, वीडियो मत देखो, यहीं से एग्जिट मार दो वीडियो को, समय खराब मत करो अपना। और जिन्हें सीखना है, जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कुछ कर सकें और सफल बन सकें, अभी देखो कितना आसान कर दूंगा मैं। एक खतरनाक है लेकिन इसे मैं आसान कर दूंगा। क्या बोला है, H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका घनत्व इतना दे रखा है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करें। देखो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, अगर वो परसेंट देता तो मैं बोल देता कि ये विलय की मात्रा है, विलायक की निकाल लेता, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, वहां से हम डायरेक्ट मोललता निकाल लेते। लेकिन यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो उसने क्या बोला है, उसने ये चीज बोली ही नहीं है बेटा कि ये 94% जो है ना वो विलय है, और विलय की मात्रा क्या होती है, कम, लेकिन यहां पे दे रखा गया था ज्यादा 94%। तो बेटा यहां पे कहानी क्या है ना, यहां पे उसने घनत्व भी साथ में दे दिया है। अब जब घनत्व भी दे दिया है तो हम पीछे वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, इट मींस घनत्व पे तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा, उसके लिए मैं थोड़ी सी बात आपको सिखाता हूं कि अगर कहीं पे परसेंट आ जाए मोलरता के केस में, किसके केस में, मोलरता में, तो इसमें ना दो चीजें हिडन रहती हैं। शॉर्टकट से याद रख लो, W हमेशा जो होता है वो होता है दिया गया अंक, ठीक है ना, दिया गया अंक, और W जैसे यहां पर दिया है 94%,
तो W क्या हो गया 94, और वो हमेशा ही कैसा होगा ग्राम में। इट मींस W जो होता है वो होता है दिया गया अंक ग्राम में, और V जो लगाते हैं ना हमेशा ही लगाते हैं 100 ml, और भाई मोलरता जब निकालते हैं लीटर में लगाते हैं, तो इस 100 को 1000 से डिवाइड करके ना लीटर में बदल के 20 से 20 कैंसिल, बचेगा आपका 0.1 लीटर। तो हम आयतन कितना लगाएंगे 0.1 लीटर, और ग्राम में बार कितना लगाएंगे 94%। ठीक है ना, तो हम इसे ऐसे करके लिखेंगे 94% दिया है उसने, तो इसमें दो चीजें, एक W एक V। अब यहां पे V का काम क्या है, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर मोलरता में V तो था ही नहीं, लेकिन बेटा मोलरता में V तो नहीं था, लेकिन यहां पर मोलरता मौजूद है। और मोलरता क्या कहती है, मोलरता कहती ही है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित, तो वहां पे तो भाई आयतन का होना जरूरी है ना, तो इसीलिए आयतन दे रखा है। तो W कितना दिया है 94 ग्राम, ये कितना लगाएंगे 100 ml, डिवाइड करा 1000 से, 2 से 2 कैंसिल, 0.1 लीटर। इतना करने के बाद में और कुछ बोला है H2SO4, क्या दिया है H2SO4, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं बेटा अणुभार निकाल सकते हैं, क्योंकि H2SO4 यहां पर कौन है विलय, क्योंकि परसेंट बोला है ना, मैंने क्या बताया अगर एक का नाम बोले दूसरे का ना बोले, इसका मतलब ये किसमें घुला हुआ है, ये जल में घुला हुआ है ऑलरेडी, और जल कौन है यहाँ पर विलायक जो कि हिडन है, तो ये H2SO4 क्या है विलय, तो हमें विलय का क्या निकालना है अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार, और H2SO4 बेटा है कौन विलय, तो हम इसका निकाल लेते हैं अणुभार। अब फिर वही बात आती है कि अणुभार निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए परमाणु भार। अब इसमें कौन कौन है H का 1, S का 32, O का 16। मैं बेटा बार बार बोलता हूं अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है ना तो आप गलती कर रहे हो, आप यहां पर आकर भी गलती कर रहे हो, कहीं और पढ़ोगे तो भी गलती कर रहे हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना है ना, तो उस सब्जेक्ट का सबसे पहले बेसिक मजबूत कर लो। अगर बेसिक आपका मजबूत है तो आप कहीं से भी पढ़ने जाओगे ना, आपको पढ़ाने वाले की भी गलतियां दिखेंगी और आप चीजों को समझ भी सकोगे, और पढ़ाने वाला अच्छा हुआ तो उसकी बातों को समझ के सीख भी सकोगे। ठीक है ना, तो बेसिक तो मजबूत रखना पड़ेगा। बेसिक बातें यार रिपीट होती रहती हैं, वही वाली कहानी है कि अंग्रेज बनना है, इंग्लिश बोलना सीखना है, A to Z आता नहीं, तो बेटा पहले ABCD तो लिखना पड़ेगी, और ABCD लिखना पड़ेगी, ABCD लिख के ही हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। वो नहीं आती तो डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख के क्या उखाड़ लेंगे, हम सीख ही नहीं पाएंगे जब हमें यही नहीं पता कि किस वर्ड को किस नाम से बुलाया जाता है। तो बेटा अब इतना होने के बाद में हम क्या करेंगे H2SO4 का अणुभार निकाल लेते हैं। 2H है तो 2 का 2, S का 32, O का 16 होता है, 16 चौक 64, टोटल आ जाएगा आपका 98 अणुभार। अब अणुभार अभी आ गया हमारे पास, डेंसिटी दे रखी है कितनी 1.84 ग्राम प्रति ml, ये भी दे रखा है। इसके बाद में बेटा अब क्या बोला है उसने, इसके बाद में अब उन्होंने बोला है सिंपल सा कि भाई मोलरता हमें नहीं दी गई है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है हमारे पास डाटा, तो हम क्या करेंगे ना सबसे पहले हम मोलरता निकालते हैं। मोलरता क्या होती है ग्राम में भार बटे में अणुभार इनटू में आयतन लीटर में। ग्राम में भार को W से लिखते हैं, अणुभार को M से, आयतन लीटर में। पीछे सिखाया था तो M बराबर W, यानी कि ग्राम में भार कितना है 94 बटे में M, अणुभार को किससे लिखेंगे M से, कितना है 98 इनटू में आयतन कितना है 0.1, भाई पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं 98 से हमें 940 को भाग करनी, 98 से 940 को, देखो 94 तो 98 से छोटा है, 940 लेकिन बड़ा है। अगर मैं 98 का पहाड़ा 10 बार पढ़ूं तो 980 आएगा, इसलिए इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 9 बार। अगर मैं 980 में से 98 घटा दूं तो 10 में से 8 गए, 2 बचा, इधर 7 बचा, 17 में से 9 गए, 8 बचा, और इधर कितना बचा 8, 882, 9 बार में इतना आया। 10 में से 2 गए, 8 बचा, 3 रह गया, 13 में से 8 गए, 5 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। यह संख्या अभी भी 98 से बड़ी है, तो 98 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ना पड़ेगा बेटा 580 है। अगर हम 6 बार पढ़ें तो ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार में पढ़ेंगे 5 बार में पढ़ेंगे। तो आप ज्यादा सॉल्व मत करिए, आपके पास मोलरता कितनी आ गई 9.5, और ये होती कैसी है मोल प्रति लीटर में होती। इतना काम हो गया। मोलरता निकालने के बाद थोड़ा सा जरा इस बोर्ड पे क्लीन मार लेते हैं सवाल, क्योंकि अभी बहुत ही खतरनाक है, कैलकुलेशन इसकी बहुत कुछ बाकी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा सूत्र लगा देते हैं, सूत्र लगा देते हैं अपना
मोललता वाला, यानी कि संबंध वाला, तो जो कि होता है m बराबर 1000 इंटू में m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में d माइनस m 9.5 इंटू में अणुभार कितना है 98। ठीक है ना। इतना करने के बाद में देखो एक भी कैलकुलेशन में मोबाइल से नहीं करने वाला, सब कुछ हम यही करेंगे आपको सिखाकर। तो 1000 इंटू में मोलरता कितनी दे रखी है 9.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू में डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.84 माइनस का निशान 9.5 इंटू में 98। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हमें जरा इधर का स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस कुछ गुणा भाग करने के लिए, तो इस डाटा को मिटा देते हैं। बाकी आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको लिखना है आप लिख लेना। अब इतना करने के बाद में देखो भाई, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों की गुणा मान लेते हैं, इन दोनों की गुणा मान लेते हैं। ठीक है ना। जब इनकी गुणा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा। ये डाटा भी हम थोड़ा सा इधर ही लिखेंगे, तो m बराबर आपका हो जाएगा, ऊपर बचा है 1000 इंटू में 9.5 डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना बचा है 18410 बचा है, तो 1840 1840 माइनस इन दोनों की गुणा करवा लेते हैं 9.5 की 98 से। 8 पंजे 40, 4 का 4, 9 8 72 और 4 76, 9 पंजे 45, 5 हासिल लगे 4, 9 नी 81 और 4 85, 0 6 5 11 हासिल 1, 7 8 2 10 और 13 हासिल 1, 8 और 1 9। पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा यहां पे, तो 0 भी मर जाएगा, तो बचा कितना 931। क्लियर, समझ में आया। अब इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, 1840 में से 1840 में से आप 931 को पहले माइनस कर दीजिए। तो भाई 10 में से 1 गया 9, 3 में से 3 गया 0, और 18 में से 9 गया 9, तो 900 कितने बचे 9। तो m बराबर 1000 इंटू में 9.5 बटे में 909, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, इस 0 से 1 0 कैंसिल, तो m बराबर ऊपर हो गया 95 और 2 0 है ना, तो 2 से गुणा होगा इसकी और बचा 909। इतना क्लियर हुआ। अगर इतना क्लियर है तो बस क्वेश्चन खत्म होने पे पहुंच गए हम, बस इसकी भाग और कर देना है। कैसे भाग करेंगे, 909 की भाग हमें करना है 9500 से, 950 तक पहाड़ा पड़िए, एक बार में गया 909, 10 में से 9 गया 1 बचा, 4 का 4 बचा, 41 बचा, अगली संख्या 4 उतारी। देखो 410 से अगली संख्या 0 उतारने के बाद में 410 जो है 909 से छोटा है, 909 से छोटा है, और अगर इससे छोटा है तो हमें पॉइंट लेना है। पॉइंट लेने के लिए पहले यहां पे क्या लेंगे 0, क्योंकि हमने ये वाला 0 यहां पे ऑलरेडी उतारा है। फिर क्या लेंगे पॉइंट, पॉइंट लाया क्या बढ़ाया 0। अब 4100 हो गया, 9 पंजे 45 होता है, तो 9 चौक 36, यानी कि 4 बार में, यानी कि मोललता कितनी आई 10.4। मात्रक क्या होता है मोल बटे में किलोग्राम। पहले मैं साइड में बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट मारो जरा, मारिए बेटा स्क्रीनशॉट मार लिया। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था, मैंने आपको चुटकियों में निपटा दिया। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें वो घनत्व भी देते परसेंट भी देते, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे मैंने आपको सिखाया है। देखो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने बोला था कि मैं सारे टॉपिक सिखाऊंगा तो सिखाकर ही जाऊंगा। एक टॉपिक बचा है मोलरता और मोललता में अंतर करना, तो थोड़ा सा बेटा समय और दे दीजिए, ये टॉपिक भी समझ कर जाइए। क्या करना है बेटा, में मोलरता और मोललता में अंतर करना है, निपटा देते हैं, अंतर भी निपटा देते हैं बेटा। अंतर करना है, और किसके बीच में अंतर करना है बेटा, एक है आपकी मोलरता और एक है आपकी मोललता, मोलरता और मोललता। लो बेटा ये हो गया अंतर। मैंने दोनों के टॉपिक आपको पढ़ा रखे हैं, दोनों टॉपिक मैंने आपको पीछे भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर जो होगा ना, इनका खुद की परिभाषा, इसका भी खुद की परिभाषा। अब अगर आप बिल्कुल वही है, वही जो मैं नाम भी ना लेना चाहूं, तो आप भाई परिभाषा लिखाइए ऐसे करके। लेकिन अगर आपके पास यहां पे है बुद्धि, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। इस परिभाषा को मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं, अब मैं यहां पूरी परिभाषा लिखूं, वीडियो को और लंबा करूं, समय खराब करूं, तो बेटा क्या है ना सिंपल सा, जब भी अंतर लिखने को आए
बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। जब भी अंतर लिखने को आए तो आपको क्या करना है, मोलरता में सबसे पहले मोलरता की परिभाषा लिख देनी है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बस पहला पॉइंट ये लिख देना, मैंने यहां परिभाषा लिख दिया आपको याद रहने के लिए। जब इसकी बात आएगी मोलरता की तो आप क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये लिख देना, आपकी मोलरता हो गई। दूसरे अंतर की बात आती है तो भैया लिख देना कि इसका मात्रक मोल बटे में लीटर होता है, और इधर क्या लिख दोगे, इसका मात्रक मोल बटे में किलोग्राम होता है। यही तो अभी बताया है कि मोलरता होती है लीटर में, लेकिन मोलरता कैसी होती है, किलोग्राम में। तो ये इनका अंतर हो गया। अगर आप तीसरा भी लिखना चाहते हो तो भैया इसका सूत्र लिख देना, और तीसरे में इसका भी क्या लिख देना, सूत्र लिख देना। 3 से भी मन ना भरे आप चाहते हो चौथा, चौथा पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है ये, स्पेशल पॉइंट समझ लो इसको भाई। मोलरता, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब मोललता की बात आएगी तो मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता भैया, तो इसी के लिए तो प्रोफेसर खड़े हैं ना, समझाएंगे आपको क्यों नहीं पड़ता है। तो बस थोड़ा सा समय और दो और इसको देखो। अभी जैसे कि सपोज करो यहां पर समझते हैं, सपोज करो मेरे पास ये एक बर्तन, ये एक दूसरा बर्तन, मैंने इसमें भर लिया विलयन, मैंने इसमें भर लिया विलयन। इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मोलरता की, इसमें जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मोललता की। पॉइंट को समझना, इधर बात कर रहे हैं मोलरता की, इधर बात कर रहे हैं मोललता की। हमने क्या करा, इसको कर दिया ऊपर से बंद, बंद कर दिया भैया, बंद कर दिया। और ये जो था ना, ये इसका क्या है बेटा, ये इसका क्या है, आयतन, और ये इसका क्या है, आयतन। लेकिन मोललता कैसी होती है, किलोग्राम में। यानी कि यहां पे जो है ना, इसमें आयतन देख रहे हैं और इसमें क्या देख रहे हैं हम, भार देख रहे हैं, भार देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं आयतन, क्योंकि मोलरता में भार का कोई रोल नहीं है, मोलरता में आयतन का रोल है। मोलरता होती ही है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और जो मोललता होती है उसमें किलोग्राम, मतलब भार का रोल है। कि मोलरता क्या होती है, मोललता होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। यानी कि यहां पे द्रव्यमान का सीन चल रहा है। अब बात करते हैं भैया, हमने इसके नीचे लगा दी आगी और इसके नीचे भी लगा दी आगी। अब जैसे ही हमने इसके नीचे लगाई आगी तो इसका विलयन ऊपर की ओर बाष्प बनके भागी, इसका विलयन ऊपर की ओर बाष्प बनके भागी। अब ये क्या बनी बेटा, बाष्प। अब मुझे ये बता दो जब ये बाष्प बनी किससे बनी, नीचे जो नीचे जो पदार्थ यानी कि जो विलयन भरा हुआ है उसमें से निकली। तो जो बाष्प निकली क्या वो पैदा हुई, क्या वहां पर कोई प्राकृतिक घटना घटी कि वो बाष्प जो है जल में से पैदा हो गई गर्मी आते ही? नहीं बेटा, वो पैदा नहीं हुई, वो इसी विलयन का हिस्सा है। बस क्या हुआ, जो नीचे से गर्म पड़े उनकी निर्गामी प्रवृत्ति यानी कि बाहर निकलने की क्षमता बढ़ गई और वो निकल के कहां भागे, ऊपर की ओर भागे, और वो क्या बन गए, वो बाष्प बन गए। जब वो बाष्प बने तो इसकी मात्रा क्या हो गई, जितनी बाष्प बनेगी उतनी मात्रा कम हो जाएगी। अब बात देखो कि जैसे ही बाष्प बनी इसके आयतन में क्या आ गई, कमी आ गई, क्योंकि इसका आयतन घटता जा रहा। जितनी बाष्प बनती जाएगी उतना आयतन कम होता जाएगा, क्योंकि बाष्प कहां जा रही है, ऊपर की ओर भागे चले जा रही है। अब बात आई इस पे, भैया जलाया तो हमने इसे भी था, इसके भी तो आगी लगी, इसके भी लगी आगी, अब इसके भी लगी आगी, इसकी भी बाष्प निकल के ऊपर की ओर भागी। भैया भागी तो भागी, लेकिन ढक्कन तो है ना बंद। अब अगर ये ब्लॉक है, ये निकल के भागी, सपोज करो पहले जो इसमें मात्रा थी वो 1 किलोग्राम थी पदार्थ की मात्रा,
अगर वो अपनी एक अवस्था से यानी कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल गया, जैसे जल का फॉर्मूला H2O है, जल का फॉर्मूला H2O है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इससे बन गई बाष्प, तो बाष्प में भी तो इसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा ना, फॉर्मूला थोड़ी ना बदलेगा। और जब फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो यहां भी इसका अणुभार कितना रहेगा 18, और यहां पे भी अणुभार कितना रहेगा 18। इट मींस सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि द्रव से गैस में तब्दील हो गए, लेकिन उसका जो द्रव्यमान था, द्रव्यमान अभी भी उतना ही मौजूद है। इट मींस ये द्रव जो है इसका आयतन तो घटेगा जब ये बाष्प बनेगा जाके, लेकिन जो बाष्प बनी है उसका भार भी उतना ही होगा जितना इसका द्रव अवस्था में था। तो इट मींस द्रव और इसको अगर मैं तोलूंगा तो इसकी बाष्प भी पूरी कितनी बैठेगी 1 किलोग्राम बैठेगी, लेकिन इधर तो आयतन की बात थी ना, तो क्योंकि इस पे तो भार का रोल है नहीं मोलरता में, तो आयतन में कमी आ रही है लेकिन भार में कमी नहीं आ रही है। इसीलिए क्या कहते हैं मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मोलरता ताप बढ़ाने या घटाने से घट या बढ़ जाएगी, लेकिन मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मोलरता का भार जो होता है वो किलोग्राम में ले जाता है और भार पे कभी भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? साइड में हूं, पहले इसका भी स्क्रीनशॉट मान लो बेटा जरा फटाफट से। मान लिया बेटा, स्क्रीनशॉट मान लिया। काफी लंबा वीडियो था, मुझे भी पता है वीडियो काफी लंबा था, लेकिन मैं इतना जानता हूं जिस बच्चे ने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया है ना, वो आज के बाद डंके की चोट पर यह बोल सकता है कि हां भैया सर मुझे मोलरता आती है, मुझे पता है कि मोलरता और मोलरता में क्या फर्क होता है, और वो ये भी बोल सकता है कि मैं मोलरता के प्रश्नों को तो चुटकी बजा के सॉल्व कर सकता हूं। तो बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ने में आसानी होती है और सीखने को मिलता है, तो बेटा वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करा करें, जिससे अपना अगला वीडियो आने पर आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटा इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।